आपका स्वागत है द एजुकेशन हब के अंदर। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा की विशेषताएं। पहले वाली क्लास के अंदर अपने मृदा के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे मृदा की विशेषताएं। इसमें देखते हैं सबसे पहले मृदा की विशेषताएं। मृदा एक क्या है? प्राकृतिक पिंड है जो पौधों के लिए क्या प्राकृतिक माध्यम होती है, जो पौधों के लिए क्या है एक प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। उसके बाद देखो पदार्थों के संचार, स्थानांतरण तथा संचय के कार्य मृदा में विभिन्न परतें होती है। मृदा में क्या विभिन्न लेयर पाई जाती है, किसके कारण? संचार, स्थानांतरण तथा संचय के कारण एक के ऊपर एक इस प्रकार से मृदाएं क्या जमती रहती है और विभिन्न लेयर्स का या विभिन्न परतों का निर्माण करती रहती है। उसके बाद हम देखें मृदा में विभिन्न पैतृक एवं जलवायु संबंधित कारकों के साथ साथ रासायनिक एवं जैविक अंतर पाए जाते हैं। मृदा में हम देखें तो विभिन्न क्या है, अपने बात करें विभिन्न पैतृक पदार्थ, जलवायु संबंधित कारक के साथ साथ कौन कौन से रासायनिक एवं जैविक अंतर भी क्या है पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा मृदा के कार्य, इसके बारे में हम देखते हैं। मृदा के कार्य के बारे में मृदा का फर्स्ट कार्य है मृदा भूप्रपट्टी एवं जलवायु के मध्य में एक आंतरिक सतह के रूप में होती है जो प्राकृतिक साधनों का क्या करती है? पुनर्चक्रण। मुख्य कार्य क्या है? प्राकृतिक साधनों का पुनर्चक्रण करने का कार्य क्या है? मृदा का है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट हमारा दूसरा कार्य, मृदा पौधों के लिए वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार एवं जलवायु, पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करती है। मृदा क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार है, जल और पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करती है। मृदा सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण करके वृद्धि करते हुए पौधों को क्या करती है? प्रदान करती है। उसके बाद देखो हमारे पास मृदा की ऊपरी सतह, मृदा की ऊपरी सतह फसलों, कृषि फसलों के उत्पादन में क्या है? प्रयोग की जाती है। और मृदा विभिन्न जीवों के लिए क्या प्राकृतिक निवास स्थान होती है। मृदा का उपयोग निरर्थक पदार्थों को मिलाने में किया जाता है, अपने अंदर मिलाने में, जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने अंदर मिला लेती है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्यों? तो देखो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, उसका रीजन क्या है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसमें सभी विशेषताएं जैसे कि विनाश मतलब किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, या संश्लेषण या किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करना या बनाना, या जैसे पादप है या न्यूट्रेंट है, पादप प्लांट्स का निर्माण करना, या कोई भी चीज़ को स्टोर करना या संश्लेषण करना, तथा परिवर्तन की पूर्ति करती है। तथा मृदा कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या कार्बनिक पदार्थ भी है, इसमें खनिज पदार्थ भी है, और ये एक कैसा पिंड है? प्राकृतिक नेचुरल पिंड है। उसके बाद हम देखें पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में देखो जलवायु संबंधी कारक पहला, दूसरा जीवीय कारक और तीसरा है मृदीय कारक। कि पौधों की वृद्धि को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? जलवायु, जीवीय कारक कोई भी जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके अलावा क्या मिट्टी में खनिज तत्व है या कार्बनिक पदार्थ है, वो भी इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास पौधों की वृद्धि की आवश्यक दशाएं निम्न है। पहला कौन सा है कि आवश्यक खाद्य तत्व, दूसरा जल, तीसरा के जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन, और चौथा यांत्रिक आधार। कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है? तो इनमें हम देखें तो खाद्य तत्व हो गए, जल हो गए, और जड़ों के लिए ऑक्सीजन हो गए, और यांत्रिक आधार हो गए। उसके बाद देखो हमारे पास है पहले आवश्यक खाद्य तत्व। आवश्यक खाद्य तत्व में देखो सभी पौधे पोषक तत्वों की, सभी पौधों को क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन है। उसके बाद देखो पौधों के लिए जल भी एक महत्वपूर्ण है। जल के अंदर अपने बात करें तो यहाँ पर कि जल पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होने पर, देखो पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होने पर क्या होगा? कोशिकाओं का विस्तार या विभाजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखें जल के बारे में। जल क्या एक अच्छा विलायक होने के कारण क्या ये पोषक तत्वों को क्या है अपने अंदर घोलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। और मृदा ताप एवं मृदा वायु को भी जल द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद देखो जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन, जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन, हमारा जो टॉपिक है जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन। इसमें हम देखें तो पौधों की जड़ों को शोषण के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होती है। मतलब पौधों को जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त होती है? मृदा वायु से प्राप्त होती है। और उसके बाद हम देखें कि ऑक्सीजन की कमी होने पर जड़ों
की वृद्धि नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी होने पर जड़ों की वृद्धि नहीं होती है, जिससे पौधों की वृद्धि क्या है, रुक जाती है। उसके बाद देखो साधारणतः मृदा वायु में क्या है 20.3% क्या है ऑक्सीजन होती है और 79.01% नाइट्रोजन होती है, 0.03% क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिक आधार। यांत्रिक आधार में हम देखें तो कुछ मृदाओं को भौतिक एवं रासायनिक दशाएं ऐसी होती है जिसमें पौधों की जड़ें आसानी से क्या गहराई तक जा सकती है। ये मृदाएं कौन सी मृदाएं कहलाती है, आदर्श होती है तथा पौधों के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है। उपरोक्त सभी दशाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, मृदा एक आवश्यक माध्यम है। उसके बाद देखो हमारा पास टॉपिक है पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा क्या होती है, देखो मृदा की ऊपरी परत जिस पर क्या है कृषि कार्य करते समय औजार तथा मशीनरी चलाते हैं, पृष्ठ मृदा कहलाती है। यह परत 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है, एवं क्या है उपजाऊ होती है। उसके बाद देखो अवमृदा क्या होती है। अवमृदा क्या है कि ऊपरी सतह से नीचे की, ऊपरी सतह से मतलब ऊपरी सतह ऊपर वाली लेयर है उससे नीचे की जो परतें हैं जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है, मतलब नीचे पैतृक पदार्थ के जिससे उसका फॉर्मेशन है वहाँ तक गहरी जो मृदा है वो कौन सी मृदा कहलाती है, अमृदा कहलाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर, तो पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर हम देखें तो यह पूर्ण रूप से क्या अपक्षयित होती है, ये आंशिक रूप से क्या होती है, अपक्षयित होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें मृदा वायु तथा वायुमंडल के बीच में गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान क्या है, कम होता है। उसके बाद हम देखें हमारा जो टॉपिक है नंबर चौथा पॉइंट है, इसमें क्या है सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता अधिक होती है, इसमें सूक्ष्म जीव एवं क्रियाशीलता कम होती है। यह अधिक उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। इसका रंग गहरा भूरा होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। यह हमारा अमृदा और पृष्ठ मृदा के बारे में हुआ। उसके बाद देखें हमारा जो टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल, ये क्या होती है। तो देखो मिट्टी का ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से काट लगाया जाता है, तो काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समांतर दिखाई देती है, उन्हें क्या बोलते हैं, सहस्तर कहते हैं। और इन सभी सहस्तरों को मृदा परिच्छेदिका या मृदा या सोइल प्रोफाइल कहते हैं। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारे पास ओ सहस्तर। पहला कौन सा है, ओ सहस्तर। इसमें क्या इसे निम्न उप सहस्तरों में बांटा गया है। पहला इसके अंदर कौन सा उपसहस्तर है, O1 उपसहस्तर। इसमें बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से पहचाना जा सकता है। दूसरा है O2 उपसहस्तर। इसमें पूर्ण अपघटित पादप एवं जंतु अवशेष पाए जाते हैं। पूर्ण अपघटित पादप एवं जंतु अवशेष पाए जाते हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। उसके बाद देखें हमारे पास आगे वाला सहस्तर, हमने दो देखे हैं। O1 में क्या है, सड़े गले पदार्थ है जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। O2 में क्या है, पूर्ण अपघटित पादप और जंतु अवशेष होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। आगे वाला जो सहस्तर है उसका नाम है A सहस्तर। A सहस्तर यह देखो ये सबसे ऊपरी खनिज सहस्तर है जिसे निम्न उप सहस्तरों में बांटा गया। मुख्य रूप से इसमें क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो पहला है A1 है। A1 के अंदर हम देखें, A1 के अंदर हमारे पास इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। और उसके बाद हमारे पास है A2। इसमें मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा निचालन नीचे के सहस्तरों में हो जाता है एवं क्वार्टज का सांद्रण क्या है, बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा सहस्तर कौन सा है, तीसरा सहस्तर A3। A3 में हम देखें तो इसमें A सहस्तर के मुख्य गुण होते हैं। मुख्य गुण क्या है, खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा है, यह परिवर्तनशील सहस्तर होता है। उसके बाद हमारी पास तीसरा सहस्तर कौन सा है, B सहस्तर। B सहस्तर में हम देखें तो इसका पहला पार्ट है B1। B1 में देखें, B1 उप सहस्तर में क्या है कि इसमें B सहस्तर के गुणों की अधिकता होती है
और यह भी परिवर्तनशील सह स्तर है। दूसरा B2 से उप सह स्तर देखें, इसे निक्षेपित या संचयन सह स्तर भी कहते हैं। इसमें भी मृत्तिका, लोहा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड निचालित होकर क्या है, जमा हो जाते हैं। उसके बाद इसका B3 क्या है कि कॉमन सी बात है कि यहाँ पर B3 B व C के B और C के मध्यवर्ती या अंतर्वर्ती परत होती है। B और C के मध्य अंतर्वर्ती क्या होती है, लेयर्स होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा सह स्तर होता है, C सह स्तर। इसमें देखो यह कम विघटित होता है, इसमें अपक्षित मूल पदार्थ या पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा R सह स्तर, इसमें कठोर चट्टानें पाई जाती है। R सह स्तर में कौन सी है, कठोर चट्टानें। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वी के बारे में, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इन नोट्स के माध्यम से वो अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। थैंक यू।